इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे सेट बी के ओटीओ को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो सेट बी में क्या बोला गया है, सेट बी में बोला गया है कि लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल जीरो एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल जीरो आर। आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, यानी कि ये दोनों जो इक्वेशंस दी गई हैं, ये इक्वेशंस दी गई हैं तो इनसे क्या है, लाइन रिप्रेजेंट होंगी। अब वो लाइन जो है ना किस टाइप की बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, इंटरसेक्टिव बनेंगी या कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, तो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इनको चेक करने के लिए हमें रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी, A1/A2 फाइंड करने की, B1/B2 फाइंड करने की और C1/C2 फाइंड करने की। तो यहाँ पर देखते हैं, जब A1/A2 फाइंड करेंगे तो देखो A1 जो होता है एक्स का कोपिशियंट होता है, तो यहाँ एक्स का कोपिशियंट 1 चल रहा है और यहाँ पर एक्स का कोपिशियंट कितना चल रहा है, 3। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 1/3। अब B1 जो होता है, B1 B2 ये y का कोपिशियंट होता है, यहाँ y का कोपिशियंट -2 चल रहा है और यहाँ y का कोपिशियंट कितना चल रहा है, 4 चल रहा है, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसे ही C1, ये यहाँ पर C है नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर C का नंबर कितना चल रहा है, -20, तो यहाँ आ जाएगा -20। अब हम देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2। क्या ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन किस में बनती है, जब शुरुआत के दोनों नॉट इक्वल होते हैं तो ऐसी सिचुएशन बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन में। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक, आगे देखें, इसमें बोला गया है 8, 9 और 25 का एलसीएम पता लगाना है। तो जब हम देखते हैं 8 के फैक्टर करते हैं और 9 के फैक्टर करते हैं और 25 के फैक्टर करते हैं, तो इनके फैक्टरों में हम ये देख रहे हैं कि एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपस में कॉमन हो। तो जब कोई ऐसे नंबर्स दिए जाएं जो आपस में कॉमन ना हो कोई भी फैक्टर, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई ही उसका एलसीएम होता है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 25 एट जा होते हैं 200, 25 एट जा जो होते हैं वो 200 होते हैं और 200 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 यानी 1800। तो आंसर कितना आएगा, 1800। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फैक्टर इन तीनों नंबर्स में कॉमन नहीं है तो तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया, ये आ गया। ठीक, आगे देखें, अगले नंबर की ओटी में बोला गया है, अगले नंबर की ओटी में बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब हाईएस्ट पावर कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर x की पावर 1 चल रही है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 4। तो x की पावर 1 का x की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 5। यानी आपको पता ये चल गया कि इन पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर का आएगा वो x की पावर 5 आएगा। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। तो यहाँ पर ये आंसर है। ठीक, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 4। आगे देखें, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0 आर सेम, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट सेम है। तो जब रूट सेम होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, यानी कि डी की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। ठीक, तो वो यही पूछ रहे थे कि रूट्स अगर इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट विल भी क्या होगा, तो आप कह देंगे 0 होगा। ठीक है, आगे देखें, फॉर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस कौन सा है, देख लो। कॉमन डिफरेंस 12 पे थी, 7 पे आ गए, कितना बचा, 5 की कमी हो गई। तो कमी के लिए माइनस, अब 5 की कमी हुई है तो -5, तो इसलिए -5 आंसर। आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता लगानी है। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या बताया था, डिस्टेंस के लिए हमने बताया था 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 - 2 और होल पावर कितनी आ जाएगी, 2 प्लस, फिर 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 - 3 होल पावर कितनी हो जाएगी, 2, इसका रूट। तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 का करेंगे 4 आ जाएगा, 3 में से 1 गए, मतलब 1 में से 3 गए, -2 बचेगा, -2 का करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को करेंगे कितना हो जाएगा, 8। और 8 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 एक पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा, √2। तो 2√2 आंसर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√2। ठीक, इस तरीके से आपका ये सॉल्व होती है ओटी। आगे देखें, अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहे हैं, रेडियस इज ब्लैंक टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि रेडियस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। रेडियस देखो, कोई भी सर्कल बनाते हैं उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी, ध्यान रखें। तो वही बोल रहा है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए, स्टेटमेंट ही बन रहा है पूरा, रेडियस यहाँ आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हम यहाँ साइन बना दे रहे हैं, आपको लिखना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ लिखना है, चलो हमें लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक। तो क्या बन जाएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। यानी कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक। आगे देखें, अगले में बोला गया टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर, यानी कि कोई सर्कल है उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर दी सेम, 2 करेंगे और दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। कैसी होंगी, सेम कह लें या इक्वल कह लें, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल, ठीक। अगर वो नंबर पूछे तो 2 नंबर मतलब 2 टेंजेंट बनेगी, यहाँ पर उन्होंने नंबर नहीं पूछा, इन्होंने जी पूछा आर माने कैसी होंगी, तो इक्वल होंगी सीधे टेंजेंट। अगर किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्वल। आगे देखा, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं हमेशा, तो देखें इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होते हैं, इसमें जो आएगा इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, तो ध्यान रखें। तो इसमें क्या आएगा, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आगे देखें, इफ ए लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन इट इज तो वो क्या होती है, थर्ड साइड की पैरेलल, थर्ड साइड तो वो क्या करते हैं, जब 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 किसी ट्राइंगल में देखो, जब किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स, एक साइड ये मान ली और एक साइड ये मान ली, ये दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड है, तो ध्यान रखिए ये वाली साइड जो होगी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो जो ये साइड जो होगी इसके क्या होगी, पैरेलल। तो यहाँ पर आएगा देन इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, पैरेलल, ठीक, ध्यान रखना। तब थर्ड साइड की वो क्या होगी, पैरेलल होगी। एक लाइन जो है ना, इनका कहने का मतलब ये था कि ट्राइंगल में एक लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है जो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो जो लाइन ड्रॉ की गई है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, जो लिखा है इफ ए लाइन डिवाइड्स, एक लाइन है जो डिवाइड करती है साइडों को सेम रेशियो में ट्राइंगल में, तो वो लाइन क्या होगी, उस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर पैरेलल बन दिया, ठीक। आगे देखा, थ्योरम इज यूज्ड इन द क्वेश्चन रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि कौन सी थ्योरम है जो हाइट और डिस्टेंस से के क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड होती है, रिलेट करती है, ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखें, अगले में बोला गया है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज, कभी भी किसी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड होती है उन सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के चांस को बताती है और सारे इवेंट को ऐड करेंगे तो पूरा जो चांस होगा वो 100% हो जाएगा और 100% की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो आएगा वो 1 आएगा। नहीं तो आप सीधा स्टेटमेंट याद रखें कि द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उनका सम करते हैं तो 1 आता है, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। और नहीं तो जैसे हमने बताया है जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी उनका सभी को ऐड करेंगे तो 100% बन जाएगा और 100% की वैल्यू 1 होती है, इसके कारण यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। आगे देखिए, ट्रू फॉल्स में इसमें बोला गया अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके n ही 0 होते हैं, तो उसके जो 0 फाइंड करेंगे वो कितने होंगे,
n ही होंगे। तो ये तो हमने स्टेटमेंट में भी बताया है। नहीं बताया तो आप सीख लें कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो रूट आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तब भी दो रूट आते हैं, क्योंकि उस पर पावर डिग्री 2 होती है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो जाहिर है उसे सॉल्व करेंगे तो जीरो भी उसके n ही मिलेंगे। और यही स्टेटमेंट में बोला है कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके पास आवश्यक रूप से n जीरोज होंगे। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है एकदम। आगे देखें, टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। कौन से ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। क्या दो ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं? नहीं है। ट्राइंगल तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कोई राइट ट्राइंगल है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो दो ट्राइंगल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, खासकर हमेशा तो कैसे भी नहीं होंगे। तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों पता ही नहीं है किस टाइप के ट्राइंगल्स हैं, इन्हें डिफाइन ही नहीं किया है, तो फॉल्स है। आगे देखें, एनी पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। यानी वो कह रहे हैं सर्कल का कोई सा भी पार्ट होता है तो उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। जैसे ये सर्कल है, इसका हमने इतना टुकड़ा तोड़ लिया, ये टुकड़ा आया, तो ये टुकड़ा जो है वो सर्कल का आर्क माना जाएगा। बिल्कुल सही है, ट्रू। यही तो डेफिनेशन है आर्क की, ठीक है। यानी सर्कल की सर्कमफेरेंस का कोई सा भी पार्ट होगा वो पार्ट क्या माना जाएगा? आर्क माना जाएगा सर्कल का, ठीक। ये स्टेटमेंट में लिखा है, तो ये ट्रू है। आगे देखिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एंड सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड वाइसेक्ट द कोड। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी सर्कल में, उन्होंने कहा है कि अगर किसी सर्कल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सेंटर से, अगर किसी सर्कल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सेंटर से कोड पर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि कभी सर्कल के कोड पर, अगर कभी भी सर्कल के कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो परपेंडिकुलर कोड को वाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सही बोल रहे हैं, ट्रू है, ठीक है। 4 नंबर का जो है आपका ट्रू आ जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का, इन ए ग्रुपेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। हाँ बिल्कुल सही है। अगर कभी भी ग्रुपेड डाटा दिया गया, यानी कि इस टाइप का ग्रुपेड डाटा दिया गया और इसमें इंटरवल चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है? इंटरवल चल रहा है। तो इन इंटरवल में जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, उस इंटरवल को अपन कहते हैं मॉडल क्लास। यही बोला गया है इसमें, ठीक। यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसके सामने जो क्लास होती है उसे क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। तो वो बोल रहे हैं, देखो, कॉल्ड द मॉडल क्लास, बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है ये भी। आगे देखें 6 नंबर का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैन बी नेगेटिव। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है? गलत है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, और जी कह रहे हैं नेगेटिव होती है, तो इसीलिए ये फॉल्स है, ठीक। तो इस तरीके से आपकी ये पेज की ओटी होती है। आगे देखें अगला पेज, इसमें बोला गया फोन नंबर में देखो कॉस थीटा फॉर्मूला, ये सीधा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर तो खैर नहीं होता, लेकिन ये होता है, इससे अपन बना लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। आगे देखें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये पहले लगा दीजिए, tan स्क्वायर थीटा है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यानी सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यू के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, क्यू के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्यू का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4a स्क्वायर। ये देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल की सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक। इस तरीके से ये मैचिंग होती है। आगे देखें, वन वर्ड में, हाउ मैनी जीरो लीनियर पॉलिनोमियल। हमने बताया था जितनी पावर होती है जीरोज भी उतने मिलते हैं। तो लीनियर में जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें एक्स की डिग्री जो 1 होती है, तो जीरोज भी कितने मिलेंगे? 1। तो यहाँ आंसर 1 है। what will be the sum of roots of the quadratic equation this। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है उनका सम कितना है। तो रूट मान लो अल्फा और बीटा है, मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा और मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब इनका अगर आपको सम पता लगाना है तो सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी कौन है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है ये सी। ए का, ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड देंगे 1 का इसमें देंगे माइनस सी आएगा, कितना आएगा माइनस सी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो माइनस सी रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब अपन लगा रहे हैं सम पता लगा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है, ठीक है। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, अब एक्स का कोफिशिएंट सी है, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा और सी आ जाएगा। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो माइनस सी आएगा। अब जबकि यहाँ सी लिखा है तो सी नहीं है, गलत लिखा है, माइनस के सी आंसर है इसका। क्लियर है, आगे देखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग nth टर्म, यानी कि nth टर्म के फॉर्मूला पता लगाना है। एपी का जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक, ये लिखा है, ये लिखा है इन्होंने। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी के जो nth टर्म है उनका सम का फॉर्मूला, तो ये लिखा है एस एन बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा, ये लिखा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। आगे बोला राइट द डेफिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन एंगल की डेफिनेशन लिखना है। तो डिप्रेशन एंगल होता क्या था, मान लो कोई ये पर्सन है, ठीक, जमीन पे खड़ा है और ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है, तो इसकी आई से एक लाइन ऑफ साइड बनेगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एलिवेशन एंगल बनता है। क्या बनता है, एलिवेशन एंगल। लेकिन हमें पता लगाना डिप्रेशन, तो डिप्रेशन ऑब्जेक्ट नीचे होगा यहाँ, तो यहाँ लाइन ऑफ साइड यहाँ बन जाएगी, तो इन दोनों के बीच एंगल बनेगा वो डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो इसकी ही डेफिनेशन यहाँ लिख दी, देखो यहाँ लिखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ऑब्जेक्ट यहाँ बिलो कर रहा था तो बिलो में ही तो है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, उसे डिप्रेशन एंगल कह रहे हैं। तो ये देखो डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड इज एंगल ऑफ द डिप्रेशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, ठीक। इस तरीके से ये डेफिनेशन याद करके लिख सकते हैं। आगे देखें, व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल, यानी कि वो ये कह रहे हैं कोई सर्कल है, उस सर्कल पर एक टेंजेंट है, इस सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है ये बनेगा, और इसको ये अपन क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक, इसका नाम पूछा था कांटेक्ट, तो ये देखिए लिखा है। इस तरीके से सेट वी की आपकी ड्यूटी होती है, ठीक। और जो अगला जो है लेक्चर 3 वो आपके अगले वीडियो में करवाया जाएगा।